अहम खबर देंगे आपको। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती सब नजरें अदालत पर लगी हुई थी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब सब नजरें थी। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दिया गया है। तो यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुना दिया गया है, वो फैसला जिसका सबको इंतजार था। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से 90 रोज के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी और अब फैसला ये आया है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दे दिया है। तो वक्त मिल गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा फैसला सुना दिया गया है। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया गया है। बल्दियाती इंतखाबात अब 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात ज़बान ज़द-ए-आम थे, कब होने हैं, इस पर सिंध हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। सैलाब ज़दगान के हवाले से कहा जा रहा था कि वहाँ पर इमदाद फराहम करने में और दीगर मामलात पर अभी नफरी मसरूफ़ है, जिसके बायस अभी कराची में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है। ये दरख्वास्त लेकर वो इलेक्शन कमीशन गए थे और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था। फैसला सुनाया गया है। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी और अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात अब 15 जनवरी को होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले में कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में अब 15 जनवरी को होंगे। तो हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को शेड्यूल कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सुनाया गया है। वक़ार सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वक़ार, आगाह कीजिएगा, सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मान ली गई? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला सुनाया क्योंकि हैदराबाद और कराची जो डिवीजन है उसमें बल्दियाती इंतखाबात जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुअत्तल होते रहे। ये जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि 90 रोज की तोसी की जाए, यानी 90 रोज के बाद जो है इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक जो कराची और हैदराबाद डिवीजन में जो बल्दियाती इंतखाबात है वो 15 जनवरी 2023 को जो है वो होंगे। जबकि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इब्तिदाई शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है एक पैरा की शक्ल में, उसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया कि मुतलका अफसरान जिसमें चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी सिंध को ये कहा गया कि 15 जनवरी तक जो सिक्योरिटी के जरूरी इकदाम है वो भी उठाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 15 जनवरी 2023 को कराची और जो हैदराबाद डिवीजन है वहां पर जो बल्दियाती इंतखाबात है वो उसके जो इलेक्शन है वो जो है वो करा दिए जाए। जबकि ये फैसला जो है वो 15 नवंबर को महफूज किया गया था, जिसके बाद ये कहा गया कि जो फैसला महफूज किया गया था उसमें तमाम जो फरीकैन थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान, जबकि सिंध हुकूमत जिसमें फरीक बनी थी उनकी जानिब से कहा गया था कि 90 रोज की जो है वो का टाइम दिया जाए, जिसमें क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी तादाद जो है वो कम है और वो ज्यादातर जो है हमारे पास जो सैलाब मुतासिर है और इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो है वो वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का ये मुख्तसर फैसला आज सुबह 10 बजे जो है वो सुनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद ये फैसला जो है वो 11:30 बजे सुनाना था। उसके बाद 3 बजे का वक्त दिया गया और 3 बजे ही जैसे ही जो है वो 3 बजे का वक्त हुआ उसके बाद मुख्तसर जो फैसला है वो सुनाया गया, जबकि तफसीली जो फैसला ठीक है वक़ार, मुख्तसर फैसला सुनाया, इस्तदा की गई थी कि 90 रोज़ के बाद इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, लेकिन जो फैसला सामने आया 15 जनवरी का, तकरीबन 52 रोज़ के बाद अब इंतखाबात कराची और हैदराबाद में होंगे। जमात इस्लामी का इस पर अलग मौक़िफ़ था और तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि ये लोग राह फरार इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से। उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त दायर की जा सकती है अब इस पर? जी बिल्कुल, इस पे दरखास्त जो है वो इससे अगले फोरम यानी हाई कोर्ट में जो है वो दायर की जा सकती है। लेकिन चूंकि इंतखाबात के निकास का जो मामला है ये खालिसन इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने तमाम तर इंतजामात का जायजा लेकर तमाम तर जो जरूरी इंतजामात है, जो आईनी रिक्वायरमेंट्स है उसका अंदाजा लेकर जो है उस बुनियाद पर फैसला करे। 90 रोज की तोसी मांगी गई थी, ये दरख्वास्त की गई थी कि 90 रोज का वक्त दिया जाए, लेकिन जो दरख्वास्त 90 रोज की थी वो तो मुस्तरद कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो दरमियानी रास्ता निकाला गया जिसमें तकरीबन 2 माह से कम यानी 52 रोज के करीब तकरीबन ये दिन बनते हैं, जिसमें
इलेक्शन कमीशन ने जो मुतलका इदारे हैं जिसमें सेक्रेटरी दाखिला है, इसके अलावा ठीक है, वकार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को आगाह करें कि आज तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला सुनाया था। ये फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया जाना था। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दिया है। इससे पहले सिंध हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी कि 90 रोज़ के लिए इन इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, लेकिन तकरीबन अब 52 रोज़ के बाद ये इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाएगा। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानना थे। वकार, ये बताएगा क्या मुख्तसर फैसला सुनाया गया है आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इस पर डिटेल कब सामने आएगी? जी बिल्कुल, अभी जो कमीशन का अमला है उसने उन्होंने मुख्तसरन बताया कि कुछ ही देर में ये फैसला बाकायदा तौर पर जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। मैं कुछ आपको 15 नवंबर की जो हेयरिंग थी उसकी सूरत हाल से आपको आगाह करें कि उसमें जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया गया था कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जितने हमें दरकार है उतनी तादाद में वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, जबकि जो वजारत दाखिला है उनकी जानिब से भी बार बार मुतअद्दिद जो खतूत है वो इलेक्शन कमीशन को लिखे गए थे, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आना है और उसके लिए बड़ी तादाद में दीगर सूबों से भी पुलिस की नफरी तलब की गई है, जिसमें सिंध पुलिस के एहलकारों को भी जो है वो तलब किया गया है। जबकि इसके अलावा जो सिंध रेंजर है और इसके अलावा जो दीगर यानी पंजाब रेंजर है उनको भी तलब किया गया है, लिहाजा ये इलेक्शन जो है उसको पोस्टपोन किया जाए। जिसके बाद बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से अव्वल तो खतूत जो है वो अरसाल किए गए, लेकिन उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया और इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी 90 रोज़ की जो तोसी थी उसको तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन एक रिलीफ भी दिया कि अब ये इंतखाबात जो है वो जनवरी के यानी 15 जनवरी 2023 को जो है वो इसका इनेकाद किया जाएगा। गुज़िश्ता समात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकलात हैं उनकी जानिब से मुख्तसरन कहा गया कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो MQM पाकिस्तान है उनकी जानिब से कहा गया कि ये इंतखाबात जो है वो रोके जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसस का अमल है, जो मरदमशुमारी हुई है वो सही आबादी की बुनियाद पर नहीं हुई। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि यहाँ पर कुछ यूनियन काउंसिल ऐसे हैं जहाँ पर जो मरदमशुमारी के मुताबिक वहाँ पर अफराद की तादाद है वो 80,000 से या उससे ज़्यादा है, जबकि कुछ ऐसे हैं जहाँ पर 50,000 के करीब भी जो मरदमशुमारी में काउंट किए गए। लिहाजा इतनी बड़ी यूनियन काउंसिल इस चीज़ की निशानदेही करती है कि ये जो मरदमशुमारी है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुई, बल्कि इसमें तजाद है। जबकि MQM पाकिस्तान का ये एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ था जिस पर वो बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन गए थे कि सेंसस का मामला बड़ा अहम है। 52 रोज़ के अंदर अंदर क्या ये सेंसस का मामला हो जाएगा क्लियर? जी बज़ाहिर तो नहीं लग रहा। उसकी वजह है कि सेंसस का एक तवील अमल होता है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस बार फैसला किया कि वो डिजिटल सेंसस यानी तारीख में पहली दफ़ा डिजिटलाइज जो मरदमशुमारी है वो होगी। उसके लिए मुख्तलिफ औकात में जो है वो हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ हुक्काम से हमारी जब ये 15 नवंबर के बाद बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि किसी हवाले से यानी सेंसस को जो है वो बहाना नहीं बनाया जा सकता। उसकी वजह है कि हाल ही में जो है वो बाकायदा तौर पर जो इदारे शुमारियात हैं उनकी जानिब से ताज़ा जो मरदमशुमारी के आदाद शुमार है वो जारी किए गए थे। लिहाजा ये बल्दियाती इंतखाबात का मामला है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने पहले तमाम आइनी जो जिम्मेदारियां जिसमें हल्का बंदी करनी थी वो भी जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद तमाम जो जमातें हैं उनको मौका भी दिया गया था कि वो अपने एतराज़ात जो है वो दायर करें। एतराज़ात दायर भी किए गए और उसके बाद वो एतराज़ात जो है वो दूर भी किए गए। अब ये जो अमल है बाकायदा तौर पर जो पोलिंग जो ठीक है, वकार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। असलम, हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक तो सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से और दूसरा MQM का एक दरीना मुतालबा, क्या इस एतराज़ को दूर किया जा सकता है 52 रोज़ के अंदर अंदर? देखिए, वो हल्का बंदियों का एक उन्होंने हल्का बंदियां कराई जाएं। MQM का एक दावा यह है कि 75 यूनियन काउंसिलें ऐसी हैं जहां पर जो हल्का बंदी है वो दुरुस्त नहीं की गई। कराची में 246 यूनियन काउंसिल हैं जिसमें से 75 पर यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर जो हल्का बंदियां हैं वो ऐसी की गई हैं कि जिससे MQM को नुकसान होगा। बड़े बड़े हल्के बनाए गए, 80-80 हजार पर एक UC बनाई गई है और जो मुखालफीन है, मुखालिफ जमात है, उनके लिए जो हल्का बंदी है वो 5,000 से 10,000 पर की गई है। जाहिर है कि एक बड़े हल्का बंदी में ज्यादा वोट लेने होंगे तो मुश्किल होगी। इस बुनियाद पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था और वसीम अख्तर साबिक मेयर कराची ख्वाजा इज़हारुल हसन वो बार बार और सिंध हाई कोर्ट में भी वो ये मौक़िफ़ लेते रहे कि 6 दरख्वास्तें थी
6 दरख्वास्तें हाई कोर्ट में जेर समाअत है, जिसमें कहा गया है कि हल्का बंदियां कराई जाए। बलदियाती इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से 3 बार मुलतवी हो चुके हैं। सिंध काबीना ने भी मुतालबा जो आयन की जो शिक थी 24 बलदियाती एक्ट के हवाले से उसमें भी तरमीम कर दी थी, जिसके तहत वो गैर मुमकिना मुद्दत तक इसको टाल सकती थी। लेकिन अब ये जो आ गया है कि 52 रोज में कराया जाए तो मुश्किल होगी। जो एक सिंध हुकूमत फिर शायद नजरसानी पे जाए कि जो एहलकार है, हमारे पास 39,000 एहलकारों की जरूरत है, तकरीबन 4,900 पोलिंग स्टेशन हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान और वकार सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अहम सिक्योरिटी इदारे के सरबराह भी मौजूद थे। मुलाकात में फ़ौज में अहम तैनातियों से मुतालिक मुशावरत हुई। मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री समेत अहम तैनातियों से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए हैं। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आज एक अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के दरमियान। इस मुलाकात में अहम तैनाती से मुतालिक मुशावरत की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन। जावेद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त हमें अदिल वड़ाइश ने ज्वाइन कर लिया। अदिल, बताएगा इस मुलाकात में क्या मुतवक्के है, आज फैसला हो जाएगा? देखें, ख्वाजा आसिफ तो ये कह चुके हैं कि फैसला जो है वो आइंदा 2-3 रोज में हो सकता है, लेकिन आज की जो मुलाकात है ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है और इस मुलाकात में जो अस्करी साइड से एक अहम शख्सियत की मौजूदगी का भी बताया गया है ज़राए की जानिब से। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा था, इस मुलाकात में ये एक जो गैर रस्मी सा इजलास था, इसकी सरबराही कर रहे थे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, वजीर दिफा इसमें मौजूद थे और जो अस्करी साइड से जो अहम शख्सियत मौजूद थी। तो इस में अहम जो तैनातियां होने जा रही हैं, 2 तैनातियां होने जा रही हैं जो उनसे मुतल्लिक बातचीत की गई है। तो ये तवक्को की जा रही है कि अहम उमूर पर बातचीत की गई। दिल हमारे साथ ही मौजूद रहे। जावेद हुसैन ने भी हमें जानकारी दी। जावेद, आपके पास क्या खबर है इस मुलाकात से मुतालिक? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से तकरीबन 2 घंटे से जायद का वक्त था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने मुलाकात की है और ज़राए ने बताया कि मुलाकात में अहम सिक्योरिटी के इदारे के सरबराह भी मौजूद थे और मुलाकात में जो फौज में अहम तैनातियों से मुतालिक जो मुशावरत है वो की गई है। और मुलाकात में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। तो इस मुलाकात में जो अहम तकरीयां होनी है उससे मुतालिक मुशावरत की गई है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों में अहम तैनातियों पर मजीद पेशरफ्त होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से वज़ीर आज़म ने एक खत जो है वो वज़ारत दिफा को लिखा था, जिसके बाद वो खत से मुतालिक जो उसके मदरजात थे वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को उससे शेयर किया गया था। तो अब उससे मुतालिक अब इंतजार किया जा रहा है कि जो समरी है उसको हतमी शक्ल देने के बाद उसका अगला जो मरहला है उसको तय किया जाए। तो इस सिलसिले में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी ठीक है, जावेद हुसैन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदील भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं मजीद। अदील, ख्वाजा आसिफ तो कह रहे थे कि समरी नहीं, लेकिन अभी प्रोसेस का आगाज हो चुका है, तो इससे मुतालिक बताइएगा कि समरी के बगैर प्रोसेस का आगाज कैसे मुमकिन है? देखिए, जो प्रोसेस का आगाज हुआ, खुद ही ख्वाजा आसिफ ने वो बता भी दिया कि प्रोसेस का आगाज कैसे हुआ है। प्रोसेस का आगाज बुनियादी तौर पे उस खत के जरिए हुआ जो कि वजारत दिफा को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से लिखा गया और वजारत दिफा ने फौज को, अफवाज पाकिस्तान को इससे मुतल्लिक आगाह किया। अफवाज पाकिस्तान में जो पाक फौज में जो MS ब्रांच है, जो कि जो इस हवाले से 4 या 5 सीनियर लोग होते हैं, उनकी फिर प्रोफाइल की तैयारी का काम जो है वो MS ब्रांच ने करना होता है, जो कि मुकम्मल की जा चुकी है। अच्छा, एक फॉर्मेलिटी जो पहला कदम होता है वो आमतौर पर ऐसा होता है कि वजीर आजम ऑफिस की जानिब से ये खत लिखा जाए तब भी ये शुरू होता है, और ये खत ना लिखा जाए तब भी MS ब्रांच खुद से इसको इनिशिएट करते हुए भी वजारत दिफा को वो प्रोफाइल भिजवा सकती है या वजारत दिफा जो है वो लिख सकती है MS ब्रांच को। तो लेकिन इस मरतबा जो प्रोसेस का आगाज हुआ, जो कि ख्वाजा आसिफ ने भी बताया, खत लिखा गया वजारत दिफा को और उसके वजारत दिफा के जरिए पाक फौज को ये बताया गया। तो इस प्रोसेस के आगाज में बड़ी डेवलपमेंट अब ये हुई है कि जो जिस तकर्री के हवाले से, बल्कि 2 तकर्रियों के हवाले से अब चूंकि वक्त भी कम है, तो हुकूमत भी इस हवाले से ये कह चुकी है कि आइंदा 2-3 रोज में इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है।
और ये भी बड़ी अहम बात है कि हुकूमत की जानिब से ये मुसलसल कहा जा रहा है कि जो भी नाम होगा हुकूमत और जो पाक फौज है उसकी क़ियादत के दरमियान इस हवाले से हम आहंगी होगी, एक पेज पर होंगे। तो इस हवाले से अदिल, आज की मुलाकात कितनी अहम तस्वुर की जा रही है इस ज़मन में? क्या आज इस मुलाकात में समरी डिस्कस हो रही है, समरी को फाइनलाइज किया जा रहा है, क्या डिस्कशन हो रही है? देखिए, अभी तो चूंकि समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचनी है, चूंकि उसके बाद ही उस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आज की जो मुलाकात है उसमें ये जो कियासराइयां खास तौर पर हो रही थी और इसमें जो हुकूमत की साइड से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे थे। कल राना सनाउल्लाह की जानिब से यहाँ तक भी कहा गया, एक जगह के समरी आए बगैर भी ये वजीर आजम का इख्तियार है, और इस तरह तरह की कियासराइयां भी शुरू हो गई थी। तो आज की मुलाकात के बाद ये जो अमूर ज़ेरे गौर आए हैं, तैनातियों, यकीनन तैनातियों पर ही बात हुई है, लेकिन अब वो कियासराइयां शायद आने वाले दिनों में दम तोड़ जाएं और उसमें एक जो खास तौर पे अहम दो गुजरा की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट आना कि उनकी जानिब से ये कहा जाना कि जो समरी आना जरूरी नहीं है, या शाहिद हाकान अब्बासी की जानिब से टॉक शो में स्टेटमेंट देना, तो उन्होंने इस सारी सूरत हाल में बहुत से अबहाम पैदा कर दिए थे, लेकिन अब वो अबहाम दूर होते नजर आ रहे हैं। आज की जो मुलाकात है उसमें आर्म सिक्योरिटी अदारे के सरबराह की मौजूदगी बहुत अहमियत रखती है, और एक ऐसे वक्त में जब ये खत लिखा जा चुका है, एमएस ब्रांच जो है वो प्रोफाइल तैयार कर चुकी है। ठीक है, तो आज की मुलाकात सियासी उफक पर छाए अबहाम के बादल को भी दूर कर देगी। बहुत शुक्रिया अदील, और जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। पीटीआई रहनुमा अली सैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जंग का मैदान ज्यादा है, गोलियां चल रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, ठप्पे लग रहे थे, कैंडिडेट्स को अगवा किया गया, कोई इलेक्शन का फॉर्म भी लेता था तो उसके घर में जाके, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो किस तरह रियासती दहशतगर्दी करती थी, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। वो ऐसे होता है कि पुलिस को और डीसीओ को और सारों को मिला के जिस तरह का इलेक्शन कराया कि 1000 एक ऐसी कैंडिडेट आ गए कि वो 1000 ऐसी जगहें थी, काउंसलर्स और चेयरमैन और सब मिला के वहाँ कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किसी का। बड़ी दूध की नहरें बहाई हैं पीपल्स पार्टी में सिंध में कि कोई कैंडिडेट उनके मुकाबले में खड़ा ना हो। अब अल्लाह अल्लाह करके ये 15 जनवरी को फेज़ 2 में इलेक्शन होने जा रहा है, यानी कि हैदराबाद के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। बल्दियाती इलेक्शन डेमोक्रेसी की यानी कि बॉटम लाइन है, नर्सरी है, यहीं से लीडरशिप भी निकलती है, और जो लोगों के मसाइल होते हैं वो लोकल बॉडीज़ यानी कि बल्दियात से ही हल होते हैं। लोगों के जो मसाइल हैं, पानी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सारे मसाइल। और कराची और हैदराबाद जो कि दो बड़े शहर हैं, वो वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा जिससे इन शहरों में मेयर इलेक्ट होके आएगा। कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स हैं और कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल किए गए पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान की आइंदा माह शादी तय थी। इसी वाले से मजीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर शुएब बुखारी। आज बिल्कुल रात गए क्लिफ्टन के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान नामी जो एहलकार था वो शहीद हो गया था। इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो पुलिस की तहकीकात भी जारी हैं, और साथ साथ मैं इस वक्त उनकी फ़ैमिली के हमरा हूँ। वो बताते हैं कि अब्दुल रहमान की जो है वो अगले माह शादी थी। मज़ीद उनसे अव्वल जानते हैं कि अब्दुल रहमान कब उसने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और कब उसकी शादी। ये अब्दुल रहमान ने 2016 में एडी ख्वाजा साहब के दौर में पुलिस ज्वाइन किया, और अभी अगले महीने दिसंबर के आखिरी तारीख़ या जनवरी के, मतलब बस तारीख़ तय होना थी। दिसंबर के महीने में हमने डिसाइड करना था कि बस इसकी शादी की तारीख़ तय करेंगे, और तमाम ये तैयारियां हमने मुकम्मल कर दी थी। तो बस ये अचानक ये हादसा पेश हुआ। अफसरान बाला से और गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के अफसरान बाला से, तमाम जो इदारे हैं, उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि कातिल को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, और मुलज़िम को भी हम यही चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए। इंसाफ
जब इंसाफ मिलेगा तो इस तरह के वाक़यात में कमी आएगी। आपने सुना कि जो अहल खाना है, जो फैमिली है, वो सिर्फ इसी चीज़ का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि जो मुलजिम है उसको फ़ौरी गिरफ़्तार करके जो है इबरतनाक सज़ा दी जाए, चूँकि उसकी अगले महीने अब्दुर्रहमान की उम्र 30 से 35 साल थी, उसकी अगले महीने जो है वो शादी थी और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी जो है बस जो है वो हालात में जो है वो फैमिली के हमरा हैं और साथ साथ उनके दुख में शरीक हैं और साथ साथ जो फैमिली है वो भी इस दुख में जो है वो मुब्तला हैं और यही मुतालबा करते हैं कि मुलजिम को जो है वो फ़ौरी गिरफ़्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। जी, कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 में पुलिस एहलकार की शहादत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। DIG साउथ इरफान बलोच के हमराह हमारे रिपोर्टर बिलाल नसीर मौजूद हैं। बिलाल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये डिफेंस में पुलिस एहलकार की शहादत की तफ्तीश जो है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं से जारी है। मुलजिम जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। हमारे साथ DIG साउथ इरफान बलोच मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या तफ्तीश में बातें सामने आई हैं। सर, क्या कहेंगे कि कौन ये शख्स है और इस वक्त इसकी गिरफ़्तारी के लिए क्या क्या छापे मारे जा रहे हैं और क्या गाड़ी और जो दीगर इसकी पिस्टल थी वो रिकवर कर ली गई है? जी बिल्कुल, ये तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 बजे का वाक़या है। पुलिस ने इसको रोका है और इसको कहा है कि आप थाने चलें, क्योंकि इसके पास पिस्टल भी था। तो रास्ते में इसने ओवर स्पीड की है, उसके साथ कांस्टेबल भी था, लेकिन फिर भी इसने गाड़ी को भगाया और आगे जाके फिर जो कांस्टेबल इसके साथ बैठा हुआ था उसको उसने शहीद कर दिया। सो उसके बाद हमने CCTV फुटेजेस का हमने मुआयना किया तो तकरीबन 2 या 3 घंटों में हमने इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। इसके घर पे हमने रेड किया और वहाँ से वो जो गाड़ी वारदात में इस्तेमाल हुई वो भी हमने रिकवर कर ली है। एक पिस्टल हमें वहाँ से बरामद हुआ है और उसकी हम फोरेंसिक्स करवा रहे हैं कि वाया उसी पिस्टल से फायर हुआ है कि नहीं। इसके अलावा हमने और भी इसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली हैं कि कहाँ से बिलोंग करता है, किस जगह से आया था। बेसिकली ये स्वीडन में रहता है और 5 नवंबर को ये पाकिस्तान में आया, कराची में, और अपेरेंटली लगता यही कि इसकी वाइफ जो है अभी भी वहाँ पर रहती है स्वीडन में। वालिद साहब इसके ज़ईफ़ हैं और इसकी वालदा भी बड़ी ज़ईफ़ है और उनका कहना ये है कि ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है और पहले भी ये काफ़ी मसाइल में ये रहा है, लेकिन उसका करैक्टर वो बता रहे थे कि वो ठीक नहीं है। और लड़की के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको ये असले के ज़ोर पर बिठा रहा था अपने साथ, और इस वक्त ये कराची इसने छोड़ा तो नहीं है? क्या FIA से भी पुलिस ने रब्ता किया? जी, जहाँ तक लड़की का मामला है वो तो हमारा जो कांस्टेबल है वो तो ये गवाही दे रहा है कि जिसने ज़बरदस्ती लड़की को बिठाया अपनी गाड़ी में और यही वजह बनी है कि ये उसके पीछे गए हैं और वेपन भी उसका देख के से उसके पीछे गए हैं। हमारे साथ मौजूद थे DIG साउथ। इनका कहना है कि इस वक्त वो कहीं भी कराची से बाहर ट्रैवल नहीं किया है, दूसरी गाड़ी लेकर ये फ़रार हुआ है जिस पर तफ्तीश की जा रही है और उस गाड़ी का नंबर जो है वो तकरीबन तमाम थानों में फ़्लोट कर दिया गया है। जी।